नमस्कार। केरला की कम्युनिस्ट सरकार जिसके प्रमुख हैं विजयन साहब, उन्होंने फिर से एक ऐसा काम कर दिया है जो कहीं न कहीं भारतीय संविधान को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया है। यदि मैं कहूं कि आज केरला में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ चुका है, संवैधानिक संकट उत्पन्न हो चुका है, तो कोई दो मत नहीं है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है यदि आप विजयन साहब की नजरिए से देखें, क्योंकि उन्होंने ऐसे बीते कुछ वर्षों में ऐसे ऐसे काम किए हैं कि जो हमेशा संविधान पर संकट है। हाल का जो न्यूज है वो क्या है, जरा देखिए। हाल का न्यूज यह है कि जो सभी अखबारों की सुर्खियां बना हुआ है कि केरला गवर्नमेंट अपॉइंटेड वासुकी फॉर एज अ फॉरेन सेक्रेटरी इन द स्टेट। यानी कि वासुकी जो बेसिकली केरला गवर्नमेंट की एक अधिकारी हैं, उनको इन्होंने क्या किया है, फॉरेन सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त कर दिया। आप कहेंगे सर इसमें बड़ी बात क्या है? बहुत बड़ी बात, क्योंकि फॉरेन अफेयर्स जो होता है वह केंद्रीय सूची का विषय है, संघीय सूची का विषय है, यूनियन लिस्ट का विषय है। उस पर केवल और केवल सारा अधिकार जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। इसलिए किसी भी स्टेट में कोई भी फॉरेन मिनिस्टर नहीं होता, ना ही फॉरेन सेक्रेटरी होता है। लेकिन केरला ने इन सबको ताक पर रख करके एक अपॉइंट कर दिया एक मोहतरमा। लेबर और स्किल डिपार्टमेंट, केरला गवर्नमेंट की जो लेबर और स्किल डिपार्टमेंट है उसके ये हेड है, और उनको ये एडिशनल काम दे दिया गया है। अब आप सोच सकते हैं कि क्या केरला एक अलग देश है जो अपना फॉरेन सेक्रेटरी को बनाएगा, स्टैब्लिश करेगा? क्योंकि एक देश में 50 नहीं हो सकते हैं, तब तो हर स्टेट बोलेगा कि मेरा अपना एक होना चाहिए। आप समझ सकते हैं बात को, बातें कितनी गंभीर है। यहां पर आज आप इस बात को भी जानें कि आखिर क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड है और क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वे है जिसको एकदम दरकिनार कर दिया गया और सबोटाज कर दिया गया। तो आप जान लीजिए आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 ये बात कहता है कि जो डील करता है वो करता है 7th शेड्यूल से, 7वीं अनुसूची से ये डील करता है। ये 7वीं अनुसूची के बारे में कहता है, और ये कहता है कि 7वीं अनुसूची में जो सब्जेक्ट है, 7वीं शेड्यूल में जो सब्जेक्ट है, जितने भी विषय हैं, उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, 3 भागों में डिवाइड किया गया। एक को कहा जाता है यूनियन लिस्ट, दूसरे को कहा जाता है स्टेट लिस्ट, और तीसरे को कहा जाता है कंकरेंट लिस्ट। और इसी जो 246 आर्टिकल है, इसका यदि आप 1 को देखेंगे, यानी कि 246(1) ये इस बात को कहता है कि जो 7th शेड्यूल में, 7th जो शेड्यूल है उसका जो फर्स्ट लिस्ट है, उसका जो पहला लिस्ट है, फर्स्ट लिस्ट 7th शेड्यूल का, 12 शेड्यूल है आपको पता है, 12 अनुसूचियां, उसमें जितने भी विषय हैं उस पर सिर्फ और सिर्फ पूरा एक्सक्लूसिव राइट है, एक्सक्लूसिव पावर है। किसका? सेंटर का। सेंटर ही उस पर लॉ बना सकता है, सेंट्रल ही उसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है। और इसी फर्स्ट लिस्ट में है फॉरेन अफेयर्स भी। अब आप बताइए कि कैसे ये संविधान का अतिक्रमण नहीं तो और क्या है। यहां पर आप इस बात को भी जानिए कि 246(2) जो है वो बकायदा कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची के बारे में बात करता है, और कहता है जो थर्ड लिस्ट है, मैंने कहा ना फर्स्ट लिस्ट किसका है? यूनियन का, और जो थर्ड लिस्ट है ये समवर्ती सूची है, यानी कि कंकरेंट लिस्ट, जिसमें यह बात कहा गया है कि दोनों लेजिस्लेचर यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर, दोनों विधायिका, केंद्र और राज्य, उन विषयों पर जो थर्ड लिस्ट में है उस पर कानून बना सकती है। ठीक है, दोनों बना सकती है, लेकिन एक्सटर्नल अफेयर तो थर्ड लिस्ट में नहीं है, वो तो फर्स्ट में है। हाँ, यहां पर आप इस बात को भी जानें कि 246(3) में यह कहा गया है कि स्टेट जो है वह सेकेंड लिस्ट में जितने भी 7th शेड्यूल का जो आपका सेकेंड लिस्ट है उसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं उस पर वह कानून बना सकती है और उसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकती है, उस पर इसका एक्सक्लूसिव राइट है।
याद रखेंगे। मैं वर्ड करता हूं एक्सक्लूसिव राइट, लेकिन यहां पर कुछ और हो गया। एक बात थोड़ा और भी जान लीजिए, वो यह है कि 246(4) यह बात कहता है कि भारत का कोई क्षेत्र, भारत का कोई भी हिस्सा यदि कोई राज्य में शामिल नहीं है, मतलब कि वो किसी स्टेट के अंतर्गत में नहीं आता है, तो वहां पर स्टेट सब्जेक्ट हो या सेंट्रल सब्जेक्ट हो या कंकरेंट लिस्ट हो, उस सब पर पूरा अधिकार है संघ को, सेंट्रल को, कि वह उस क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है, तीनों में से किसी भी लिस्ट में, लेकिन यदि वो स्टेट नहीं है तो। ठीक, अब आप सोच सकते हैं कि क्या बातें हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा अभी थोड़ा देर पहले कि केरला गवर्नमेंट के लिए कोई नई बात नहीं है, उसने कई बार इस ढंग से संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पर रखा है। हाल ही में आपको पता होगा, 23 मार्च 2024 की ही बात है, हाल की घटना है, जब केरला गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू पर केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। बताइए, एक संवैधानिक पद, भारत का सबसे मर्यादित व्यक्ति, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, उन पर भी इसने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। आगे देखिए, और भी आपको दिखेगा, ऐसे कई चीजें हैं जब आपको दिखेगा। आरिफ मोहम्मद, यह फरवरी की घटना है, 2 फरवरी 2024 में हर न्यूज में आया। आरिफ मोहम्मद पर भी ऐसा ही हुआ। आरिफ मोहम्मद ने इल्जाम लगाया कि जो संवैधानिक, जो कॉन्स्टिट्यूशनल दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट उसको नहीं पूरा कर पा रहा है और मुझे प्रोटेक्शन नहीं दिया गया, सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं किया गया। अब तो मुझे लगता है सेंट्रल को ही मुझे सिक्योरिटी देना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए, गवर्नर की सिक्योरिटी ये स्टेट का विषय है। एक काफिले से आरिफ मोहम्मद जा रहे थे और वहां पर घेराबंदी हो गई, मार्च करने लगे लोग, नारा लगाने लगे, सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा सबोटाज था। अब आप सोच सकते हैं ये बार बार घटनाएं जो केरल में हो रही है, ये किस बात की ओर संकेत कर रहा है। इस पर प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक है। भाजपा ने इस पर प्रतिक्रिया दी और इसे कहा है घोर अतिक्रमण। क्या कहा है इसे? घोर अतिक्रमण कहा, एक वर्ड यूज किया। और बकायदा वहां के जो केरल में जो भाजपा के प्रभारी हैं, उन्होंने बकायदा कहा ये खतरनाक, ये असंवैधानिक कदम है और एक खतरनाक मिसाल है। फिर उन्होंने एक्रेट विजन करके कहा कि क्या वो केरल को एक अलग राष्ट्र के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, ऐसा करके। अब आप सोच सकते हैं बातें क्या। इस पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई और कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर ने जो कहा उसको जरा देखिए। शशि थरूर ने कहा अपॉइंटमेंट जो है अनयूजुअल है। इन्होंने घोर, थोड़ा सा एक्सट्रीम वे में बात नहीं किया, लेकिन इन्होंने लेफ्टिस्ट सरकार के द्वारा किया गया निर्णय को कहा कि अपॉइंटमेंट जो है अनयूजुअल है। उन्होंने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है। वैसे भी किसी ब्यूरोक्रेट को सीधा फॉरेन अफेयर्स से कोई काम नहीं होता है, वो तो विदेश मंत्री करता है। आप इसको करके क्या कर लेंगे, हल्का शब्द में कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब आपने जो देखा कि 7 शेड्यूल के बारे में मैंने कहा, जो 246 आर्टिकल है, जो कहता कि 3 शेड्यूल है, 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट है। तो एक बात ध्यान रखेंगे, 7 शेड्यूल जो है उसमें आप इस बात को जान लीजिए, जो पहला लिस्ट है जिसको मैंने कहा यूनियन लिस्ट, जिस पर केवल और केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है और एडमिनिस्ट्रेट कर सकती है। उसमें शुरुआत में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 97 सब्जेक्ट थे, आज उसमें 100 सब्जेक्ट है। दूसरा जो लिस्ट है 7 शेड्यूल में, वो मैंने कहा था स्टेट का है। इसमें 61 सब्जेक्ट थे पहले, 66 सब्जेक्ट थे पहले, अब है 61 सब्जेक्ट। ठीक है, इस बात को जान लीजिए। ऐसा कैसे हुआ? तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ध्यान रखेंगे 76 में जो हुआ था, कुछ सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट से हटाकर कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में डाल दिया गया, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल एंड बर्ड्स, वेट एंड मेजरमेंट तीसरा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जुडिशियल चौथा, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट। इसमें कहा गया जो चौथा है उसमें देख लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस
आगे कहता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द कोर्ट एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट, ये सब विषय को रखा गया कंकरेंट लिस्ट में उठा करके, और जो पहले संख्या थी 66 वो घट करके कितनी हो गई, 61 हो गई। ठीक है, यहां पर एक बात यह भी ध्यान रखेंगे कि 7th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें जो 3rd लिस्ट है वह है कंकरेंट लिस्ट, और उसकी संख्या जो पहले जो थी वह कम थी, अब इसकी संख्या जो है वह 52 है। ठीक है, आगे चलिए। एक बात और भी बड़ा दिलचस्प है, वो यह है कि 15 तारीख वह दिन जिस दिन केरला की सरकार ने फॉरेन सेक्रेटरी को अपॉइंट किया, और यह वही तारीख है जिस दिन भारत के नए फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री भी अपॉइंट हुई। अब आप सोच सकते हैं कि क्या चल रहा है केरला गवर्नमेंट के मन में, मतलब दोनों ने, केरला गवर्नमेंट ने भी उसी दिन को चुना, यानी कि 15 जुलाई, जिस दिन भारत के फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट हो रहा था, उसी दिन उन्होंने अपना भी एक तरफ से अपॉइंट कर दिया। अच्छा, और ये आप ध्यान रखेंगे जो नाम है वह है मिस्त्री विक्रम। अब यहां पर कुछ बातों को देखें, वो यह है कि जो वासुकी जी जिसको अपॉइंट किया गया है एज अ सेक्रेटरी, वो बेसिकली लेबर और स्किल डिपार्टमेंट की हेड है वहां पर, लेकिन उनको कहा गया कि आप एडिशनल चार्ज ले लीजिए, किसका, एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन के लिए। यहां पर बाकायदा केरला सरकार ने ऑर्डर दिया है, ऑर्डर यह है, कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में जो केरला हाउस है, सभी स्टेट का कोई ना कोई एक हाउस होता है वहां पर, और वहां पर जो रेजिडेंट कमिश्नर है उनको कहा गया है कि आप वासुकी जी को सपोर्ट कीजिए, पूरा सपोर्ट कीजिए। कैसे सपोर्ट कीजिएगा, लाइनेज डेवलप करके, जैसे यदि उनको कोई जरूरत है, फॉरेन सेक्रेटरी जो मेन है विक्रम जी, उनसे कुछ चीजों को जानकारी प्राप्त करनी है, या फॉरेन मिनिस्टर से कुछ जानकारी प्राप्त करनी है, उस ऑफिस से कुछ जानकारी प्राप्त करनी है, या अदर एम्बेसीज से, सॉरी इंडियन एम्बेसी से जो विदेशों में है वहां से कुछ जानकारी प्राप्त करनी है, तो आप सहायता कीजिए, आप एज अ मीडिएटर रोल अदा कीजिए और लाइनेज को डेवलप कीजिए। इसके साथ साथ एक बात और भी कहा गया, इसके साथ साथ वहां के जो केरला डिपार्टमेंट के जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, उसके भी हेड को कहा गया कि आप वासुकी को हर चीज वो मुहैया कराएंगे जो उनको आवश्यक जरूरी पड़ेगा। सोच सकते, यहां पर एक बात आपको और भी ध्यान रखना है, वो यह है कि केरला सरकार के द्वारा कुछ ऐसा ही पहले भी एक बार किया गया। 2021 का वर्ष था, और उस वर्ष में क्या हुआ कि सरकार ने, यानी केरला सरकार ने, एक आईएफएस अधिकारी थे वेणु राजमणि को मुख्य सचिव के पद पर नई दिल्ली में विशेष कार्य अधिकारी के लिए नियुक्त कर दिया गया। और इनका काम क्या कहा गया, इनका कहा गया कि ये भारत और विदेशी राजनयिक मिशनों के साथ संपर्क स्थापित करेंगे। ऐसा कोई चीज नहीं है, ये तो सेंट्रल लिस्ट की बात है, लेकिन इनको भी क्या कहा गया, जो वेणु राजमणि को जो रिपॉइंट किया गया इस मुख्य सचिव के पद पर, और कहा गया कि आप क्या करेंगे कि भारत और विदेशी राजनयिक मिशनों के साथ एक संपर्क डेवलप करेंगे। लेकिन यहां पर, और ये एक बात याद रखेंगे, जो वेणु राजमणि थे ये रिटायर हो चुके थे, सेवानिवृत्त थे, इनको विदेश का बहुत ज्यादा ज्ञान था, कई जगह पर ये अपॉइंट हो चुके थे, राजदूत रह चुके थे, उस जैसे व्यक्ति को चुना गया। लेकिन यह संवैधानिक से ज्यादा राजनीतिक था, क्योंकि एक बात ध्यान रखेंगे कि आप स्टेट गवर्नमेंट अनऑफिशियली ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट कर सकती है, ऐसे व्यक्ति को डिप्लॉय कर सकती है कि ये मेरी तरफ से एक व्यक्ति है जो केरला के लोग या मेरे राज्य के लोग जो विदेश में रहते हैं, फंस गए हो या उन्हें कोई दिक्कत हो रही हो, तो उसके मैटर को वो समझ सके।
लेकिन ये सब अनऑफिशियली होना चाहिए। एक व्यक्ति को आपने कहा क्या, लेकिन यहां पर अनऑफिशियली नहीं है, ये तो प्योर ऑफिशियली है कि सेक्रेटरी को, फॉरेन सेक्रेटरी को, वास्की को आपने अपॉइंट कर दिया। यहां पर जो वेणुगोपाल था, सॉरी राजमणि जो थे, ये अनऑफिशियल टाइप के, लेकिन ऐसा कदम उन्होंने पहले कर दिया लीक से हटकर बात। एक बात और भी ध्यान रखेंगे यहां पर, अब प्रश्न उठता है कि केरला सरकार इतनी दिलचस्पी क्यों रख रही है। वैसे कोई भी स्टेट रख सकता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स के बहुत सारे लोग जो हैं वो विदेशों में रहते हैं, उनकी जानकारी, यदि वो कुछ फंस गए हैं, कुछ क्रिटिकल सिचुएशन में, उनको कुछ मदद चाहिए, तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जानकारी प्राप्त करे और सेंट्रल तक पहुंचाए। यहां पर एक बात ध्यान रखना होगा, केरला को आप देखिएगा तो जो केरला में लगभग 50 लाख से भी ज्यादा जो मलयाली डायस्पोरा है, यानी मलयाली जो प्रवासी हैं केरला के रहने वाले, वह विदेशों में रहते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। माना जाता है कि विश्व में लगभग 192-193 कंट्रीज हैं, इसमें से लगभग, यदि मैं कहूं एक बात, तो लगभग 185 192 या 193 कंट्रीज में से माना जाता है कि 185 देशों में मलयाली लोग हैं, या केरला का कोई ना कोई व्यक्ति वहां पर है। ये सोच सकते हैं केरला का विदेश जाने का या केरला का विदेश के प्रति क्या दृष्टिकोण है। अधिकतर लोग जो है केरला के गल्फ कंट्रीज में है, आपको ये बात पता होगा। और यह भी माना जाता है कि केरला में हर 5 परिवार में से जो 2 परिवार है केरला का, हर 5 परिवार में से 2 परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति जरूर विदेश में है। शायद इस बात को भी नजर में रखने की आवश्यकता है। यहां पर जो मैंने आपसे कहा कि केरला के 50 लाख से भी ज्यादा मलयाली लोग विदेशों में हैं, ऐसे मलयाली डायस्पोरा, लेकिन भारत में, यानी जो माइग्रेशन हुआ यहां से विदेश में, यदि भारत में देखा जाए कि इंडिया में केरला के वासी यदि बाहर में है तो वो केवल और केवल 30 लाख के आसपास है, 3 मिलियन, यानी इंडिया से ज्यादा केरला के वासी विदेशी प्रीफर कर रहे हैं। तब आप सोच सकते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि केरला के विकास में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। आपको इस बात को समझ सकते हैं कि 2023 में, इस बात से आप डाटा समझिए, 2023 में माना जाता है कि मलयाली डायस्पोरा जो है, यानी कि जो विदेशों में केरला वासी रहते हैं, उन्होंने लगभग 2,16,000 से भी ज्यादा करोड़ रुपए भेजा, जो 2018 से बहुत ज्यादा है, क्योंकि 2018 में केवल 85,000 करोड़ रुपए भेजा गया था। लगभग ये जंप, यदि आपसे मैं कहूं, ये जंप जो है वो 154% से भी ज्यादा है, 155% तक। तो एक ये कारण भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो घटनाक्रम है वो यह है कि एक अलग देश ही अपना एक फॉरेन सेक्रेटरी बना सकता है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कम स्टेट तो नहीं कर सकता है। केरला का बिहेवियर ऐसा लग रहा है कि वह अपने आप को ही एक देश समझने लगा है। ये गलत बात है। जरूरत इस बात की है कि इंडिया एक फेडरेशन है और फेडरल स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। वैसे भी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह लिखित कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हम अपने आप को फेडरेशन नहीं कहते हैं, लेकिन हम यूनियन ही कहते हैं, लेकिन जो फेडरल स्ट्रक्चर का जो मूल चीज है वो तो हम में है ही। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखित है और जो पावर है वह लिखित रूप से डिवाइडेड है, कोई किसी का अतिक्रमण नहीं कर सकता। 100% ये बात सुप्रीम कोर्ट की में आएगी। यदि बात आगे बढ़ेगी तो आपको पता ही है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो सकता है तो यह राष्ट्रपति शासन को भी ला सकता है। यानी यदि मैं कहूं कि केरला इज ऑन द वर्ज ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।